चलो, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे, याद है? समझ आया हिमांक था? में अनमन। वाष्प दाब में अवक्षेपित अवमन समझ आया था सबको? आया था ना? यस सर। ठीक है। और उसके बाद यस हमने सर। हिमांक में उन्नयन भी पढ़ लिए थे, और ये वाला डायग्राम आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता दिया था। ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, करते जाते हैं, तो एक ऐसी पॉइंट आता है जहां पर वो क्या होता है, उसका जो वाष्प दाब होता है, यानी कि जो विलयन होता है या विलायक होता है, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और इसके लिए पूरी इक्वेशन हमने निकाल दिए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले तो हिमांक किसको कहते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे कि बॉइलिंग में क्या करता है कि आप किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हो, ये एक वायुमंडलीय दाब इस पर लिखा हुआ है। अब किसी चीज को आप गर्म करो, गर्म करते करते अगर उसका वाष्प दाब किसके बराबर चला जाता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिमांक, सॉरी, क्वथनांक बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो पहला लाइन है वो हिमांक का परिभाषा को बोलता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का हिमांक या, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रवस्था समान, प्रवस्था के वाष्प दाब क्या होते हैं? समान होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों के जो वाष्प दाब होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। ठीक है, जमुना फ्रीजिंग पॉइंट। अतः इस ताप पर पदार्थ की ठोस एवं द्रव अवस्था में साम्यावस्था होती है। यह तभी संभव है जब इनके जब इनके समान वाष्प दाब हो। ठीक है। नहीं है क्या समझ? यस सर। ठीक है। जैसे आपको ये समझना है कि द्रव और गैस जहां पर वाष्प दाब समान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है। और ठोस और द्रव जहां पर वाष्प दाब समान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक। क्लियर है? जब किसी विलायक में यस सर। अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, देखो ऐसे आपने वही वाला काम कर रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, पहले अपन समझ लेते हैं कि आप केवल पानी है। इसको जब ठंडा करोगे फ्रीज वगैरह में तो सबको पता है कि ये 100 अंश सेल्सियस, सॉरी 100 नहीं बोले, 0 अंश सेल्सियस पर क्या होता है, ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में। पता है ना? जो पानी होता है वो 0 अंश सेल्सियस जैसे ही होता है तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में चला गया? ठोस में चला गया कि नहीं चला गया? लेकिन इसी पानी यस में सर। आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिए हो। अवाष्पशील विलेय हम लोग बार बार ले रहे हैं, नमक है या शक्कर है ये मिला रहे हो। अब उसके बाद उस पानी को डालोगे तो वो अब 0 अंश पर नहीं बर्फ में परिवर्तित होगा, बल्कि नीचे चला जाएगा, और माइनस किस में चला जाएगा तुम्हारा? 5 अंश सेल्सियस। ऐसे ही मान लेते हैं, किस में चला गया वो? -5 अंश सेल्सियस में, 0 से नीचे चला गया। तो अब ये देखो, हिमांक में अवनमन बोलने का मतलब क्या है? जो चीज पहले 100 पर क्या हो रहा था, जम रहा था, अब वो कितने में जम रहा है तुम्हारा? -5 अंश सेल्सियस पर। तो हिमांक में कमी आया कि नहीं आया? 100 से घट के कितना हो गया? -5 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। और पूरे हमारा टॉपिक वही है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होता है। और जब हम लोग इसको पढ़ क्या रहे हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है? किसी भी विलायक में जब आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो उनके गुणों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। गुणों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। और ये जो परिवर्तन हो किसके कारण होता है? विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है। जैसे ये पानी है, ये 0 अंश में क्या होता है? बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप 5 ग्राम मिलाए हो तो पानी कितने में होगा? -5 अंश सेल्सियस पर क्या होगा? बर्फ में परिवर्तित होगा। लेकिन आप 10 ग्राम मिलाए हो तो और नीचे और चला जाएगा ना, और हो सकता है कि -10 अंश सेल्सियस पर चला जाए। तो जैसे जैसे आप विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हो, हिमांक में क्या आते जाता है? कमी आते जाता है। इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। आया समझ? ठीक है। यस सर। अर्थात ये लिखा है, विलयन के लिए ठोस एवं द्रव अवस्था में साम्यावस्था का मान शुद्ध विलायक की तुलना में निम्न होता है। अब ये देखो, शुद्ध अवस्था के तुलना में क्या होता है? निम्न होता है। ये जो ऊपर है वो क्या है? तुम्हारा सॉल्वेंट है। ठीक है। इसकी टेम्परेचर क्या होगा तुमको पता है? ज्यादा, वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो उसका वेपर प्रेशर तो कम बनेगा ना, क्योंकि अब इसमें शुद्धता नहीं है। इसमें क्या मिल गए हैं? अशुद्धियां मिल गई हैं, या बोल सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय मिल गया है। परिणाम स्वरूप विलयन की हिमांक में कमी आ जाता है, जिसे हिमांक का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। फिर वो बाई डायग्राम आपको समझाया गया है।
ये क्या है, ये देखो ये जो है तुम्हारा सॉल्वेंट है, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट ए है। ए को हमने ठंडा करना शुरू किया, देखो इधर टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ रहा है, लेकिन अगर इधर आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा ना, और इधर तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अब देखो, अब हम टेम्परेचर घटा रहे हैं इस पॉइंट से, ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये अभी यहाँ पर ये द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अब इसको हम लोग ठंडा करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो सबको पता है कि वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटते जाएगा, वाष्प दाब घटते जाएगा और ये नीचे आते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है, ये देखो इस वाले पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट पर क्या होता है, जो ठोस, ये जो द्रव डाले हो सॉल्वेंट, उसका वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट पर ठोस का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, ये जो द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। द्रव मतलब हुआ तुम्हारा पानी, समझ रहे हो, पानी को आपने ठंडा करना शुरू किया तो इस पॉइंट पर आने पर वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, और सबको पता है ठोस, हम बर्फ को क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं ना। तो इस पॉइंट पर दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जिस पॉइंट पर इसका वाष्प दाब बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, TF0। शुद्ध अवस्था में क्या होगा, हिमांक। F4 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये जीरो लिखा है मतलब क्या है, वो शुद्ध अवस्था को समझा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध अवस्था में हिमांक, या शुद्ध विलायक का क्या बोलेंगे, हिमांक। लाइट नहीं आया अभी तो, बैठोगे तो बैठो पीछे, या कहीं उस वाले क्लास में बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो ये, अब आपने क्या किया, इस पानी में आपने शक्कर या नमक मिला दिए, ठीक है, तो ये बन गया सॉल्यूशन, देखो ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको आप ठंडा करना शुरू करोगे, तो जैसे ही ठंडा करना शुरू करोगे तो वो ठंडा होते होते इस पॉइंट पर क्या होगा, वो बर्फ में परिवर्तित होगा। जो शक्कर और पानी मिलाया हो उसको ठंडा करोगे तो इस ई पॉइंट पर आने पर क्या होगा, वो बर्फ में परिवर्तित होगा, और जिस पॉइंट पर वो बर्फ में परिवर्तित होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, TF, विलयन का हिमांक। क्या बोलेंगे, विलयन का हिमांक। अब ये जो तुम्हारा अंतर है, शुद्ध अवस्था विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक, उसमें जो अंतर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमांक में अनमन, डेल TF। ये जितना अंतर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल TF। आया समझ, क्या बोलेंगे, डेल TF। ये चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसको समझा चुका हूँ, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, ठीक है। डेल TF इज इक्वल टू क्या होगा, शुद्ध अवस्था में हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ठीक है। एफ मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर डेल TF, ये डेल TF क्या है, तुम्हारा हिमांक में अवनमन को समझा रहा है वो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। आप भाई देखो यस। इसको ऐसे इमेजिन करो, आप पानी रखे हो, और पानी को किस में रखो, आप बर्फ में रखे हो या फ्रिज में रखे हो, तो क्या तुरंत बर्फ में फ्रिज में रखते ही क्या पानी ठंडा हो जाता है, क्या नहीं, उसका टेम्परेचर धीरे 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 डाउन होता है, उसके बाद वो किस में चेंज होता है, सॉलिड में चेंज होता है, और जिस कंडीशन में सॉलिड में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब क्या है, समान है, ठीक है। आगे बढ़े, यस। ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना, थोड़ा सा नमक पानी ले लेना, और पानी लेना, पानी की मात्रा तुम लोग बराबर लेना, ठीक है। उसको फ्रिज में रख के देखना, एक का जो पहले जो सिंपल पानी रहेगा उसका बर्फ जल्दी बन जाएगा, जबकि जो नमक डाले रहोगे उसका बर्फ क्या होगा, लेट बनेगा, ठीक है। और इमेजिनेशन करना इसको, तो एक में नमक की मात्रा कम डाल देना और दूसरे वाले में नमक की मात्रा ज्यादा डाल देना, और प्रैक्टिकल करना, ठीक है। तो आप जितना नमक की मात्रा बढ़ाते जाओगे हिमांक क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, उनका बर्फ लेट बनते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बाकी वही है, वहां से उठाया गया है, जहां वहां पहले क्या लिखा था, डेल TB लिखा था, वहां पर एफ लिख दिया हिमांक में। हिमांक में जो कमी होता है वो किसके मात्रा के बराबर होता है, विलेय की मात्रा, इसको हम लोग विलेय बोलेंगे। सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा, विलेय की मात्रा के बराबर होता है, जितना विलेय की मात्रा डालते जाते हो हिमांक में कमी आता है। और विलेय की मात्रा को समझाने के लिए हम सांद्रता के एक जो बहुत सारे पढ़ते हैं उसमें एक वैल्यू लेते हैं, मोललता को। किसको लेते हैं, मोललता, मोललिटी को। तो यहाँ पर अब क्या है, डेल TF समानुपाती को हटाएंगे तो हम क्या लेंगे, बराबर लेंगे, और समानुपाती स्थिरांक KF लेते हैं। के आपका जहाँ स्थिरांक है, और एफ किसको बताता है, हिमांक को समझा रहा है, और एम क्या है तुम्हारा, मोललता है, ठीक है। अगर एम की वैल्यू हम एक रखें, इसकी वैल्यू अगर हम एक रख दे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल TF इज इक्वल टू KF के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा,
कि हिमांक में अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके जानने वाली चीज है ये वाला, हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय की अनुभार की गणना करना। तो ये तो हमको इक्वेशन निकालें कि डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ बाई के एफ इंटू एम होता है कि नहीं होता है। अब ये एम क्या है तुमको पता है, मोललता किसे कहते हैं, मोललता का फॉर्मूला पहले से रटा चुका है, डेल बी 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 इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये मोललता ही है ना, मोललता की को फिर यहाँ पर डाल दिया गया है। तो देखो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ये मोललता की पूरी इक्वेशन को डाल दिया गया है। ये पहले रटा चुका है इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होता है, अवाष्पशील विलेय का अनुभार। तो अवाष्पशील का विलेय का अनुभार क्या है तुम्हारा, एम बी, क्या है, एम बी। तो ये जो एम बी होता है उसको यहाँ पर लाया जाता है और डेल टी हिमांक में अवनमन को यहाँ पे लाके जस्ट इंटरचेंज करना है, बाकी सेम है। और ये इक्वेशन आपको किसको समझाता है, ये वाली जो इक्वेशन है हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय की अनुभार की गणना को, इक्वेशन को समझाता है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन किस पर निर्भर कर रहा है, हिमांक जो मात्रा है किस पर निर्भर करता है, विलेय की मात्रा पर, आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, हेलो, ठीक है, ये पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। आया समझ? यस सर। ठीक है, समझा लोगे ना? ठीक है, आगे बढ़ू मैं, हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो ये इसमें ना देखो, यहाँ पे ना आपको ना ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, तो आपको पता है कि हिमांक में क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, ठोस और द्रव का, और हिमांक में द्रव और, सॉरी, बॉइलिंग में बहुत डिस्टर्ब है। हेलो, आपको ना ये याद रखना है कि जो बॉइलिंग वाला होता है ना क्वथनांक, उसमें ना ठोस, सॉरी, द्रव और गैस का वाष्प पदार्थ समान होते हैं, और हिमांक में क्या होते हैं, ठोस और द्रव का। आपको लेना क्या रहता है, द्रव। ठीक है, द्रव ही लेना होता है ना, हम पानी लेते हैं, पानी में हम विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय। ठीक है, और बाकी जो इक्वेशन है वो पूरे का पूरा सेम सेम है, याद रख लो। यहाँ पर अगर मैं बी लिख दूं, यहाँ पर बी लिख दूं, और बाकी इक्वेशन को सेम रख दिया जाए, तो वो टी एफ और टी एफ को समझा रहा है। देख लो यहाँ पर बी बी है, इतना ही चेंज है, उसको जब पेपर के लिए पढ़ोगे इतना ही अंतर आता है इसमें, के एफ की जगह के बी लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर होता है ना, एक हिमांक को समझाता है और एक किसको समझाता है, बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। हिमांक में अवनमन को कि अगर हमको समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, तो हिमांक के अवनमन के अनुप्रयोग है पहला। ठीक है, पहला दिख रहा है, ये बंदा क्या करते हुए दिख रहा है सबको, ये जो है एक कोई, ठीक है, विदेश विदेश में रहता है, स्विट्जरलैंड में, वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होता है, और बर्फबारी होता है तो रोड में भी क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है। तो बर्फ न जमे करे क्या करते हैं ये लोग, नमक का छिड़काव करते हैं। इसका छिड़काव करते हैं नमक का, नमक पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, घुल के क्या होता है, उसका विलयन बनेगा ना, और जितना ज्यादा मात्रा में नमक को घोला जाता है उतनी ज्यादा क्या होता है, जो बर्फ रोड होता है उसमें हिमांक में बर्फ, कमी हाँ, आती है। हाँ, हिमांक में कमी आती है, और बर्फ रोड में बर्फ नहीं जमता। ठीक है, अगर सिंपल पानी रहेगा जो आसमान से गिरा या वहां आसपास में है, तो वो कितना होता है, 100 सॉरी 0 1 सेल्सियस जैसी टेम्परेचर होगा वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर उस रोड पर हमने किसका छिड़काव कर दिया, नमक का, तो ये जो नमक होता है वो पानी के साथ मिलकर एक विलयन बना लेता है। अब वो जो पानी है 0 1 सेल्सियस पर उसका बर्फ नहीं जमेगा, बल्कि उसका जो बॉइलिंग जो हिमांक है वो घट जाएगा, और 0 से घट के किस में चला जाएगा, वो माइनस में। ठीक है, अब वो वहां पर निर्भर करता है कि कितना टेम्परेचर है वहां का, अगर -5 है तो नमक के घोल को कम रखेंगे, -50 है तो नमक की घोल को क्या करेंगे, ज्यादा रखेंगे, -50 में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, -10 तक ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही है, बर्फ गिरने वाली जगहों के रोड में नमक का क्या किया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तथा बर्फ द्रव में परिवर्तित, ये सॉरी, यहाँ पर कुछ लिख गया है, बर्फ द्रव में परिवर्तित हो, इस प्रकार रोड, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, बर्फ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार रोड पर बर्फ नहीं जमती और रोड का अवरोधन नहीं होता। ये थोड़ा सा कलेक्ट कर लेना, यहाँ पर बर्फ में परिवर्तित नहीं हो जाता लिखना, नहीं होता लिखना, इससे रोड पर क्या होता है, बर्फ नहीं जमती और रोड का अवरोधन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ये तो सिंपल चीज है, इसको तो याद करने वाली भी चीज नहीं है, केवल माइंड में रखना है।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये दिख रहा है क्या चीज है, किसके किसके यहाँ गाड़ी है सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर। रेडिएटर में भरा होता है पानी, क्या भरा होता है, पानी। तो जो गाड़ी चलती है उसमें ना जो रेडिएटर मोस्ट जरूरी चीज होता है, बहुत जरूरी चीज होता है रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर में जब तक पानी है तब तक क्या होता है, गाड़ी गर्म नहीं होता। ठीक है, गाड़ी क्या नहीं होता, गर्म नहीं होता। लेकिन अगर सोचो कि हम कहीं बर्फीली जगह में जा रहे हैं जहां पर टेम्परेचर क्या है, 0 1 सेल्सियस है। ठीक है, 0 1 सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचोगे, ये जो रेडिएटर में जिसमें पानी भरा है, वो वो पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में। और बर्फ में परिवर्तित होने के बाद क्या होगा, ये जो रेडिएटर है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और गाड़ी गर्म हो जाएगा, और गाड़ी गर्म होने के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाते हैं, ये जो रेडिएटर होता है उस पर रेडिएटर वाटर डाला जाता है, या हिमरोधी, हिमरोधी पानी डाला जाता है। ठीक है, और वो हिमरोधी क्या होता है, तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकान का मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकान का मिक्सचर होता है, जो इस पर डाला जाता है, जो 0 1 सेल्सियस पर, अब तो नहीं, 0 1 सेल्सियस पर उसका बर्फ नहीं बनता। और ये एथिलीन ग्लाइकान कितना मात्रा में डाला जाए, विलेय की मात्रा आप निकालोगे ना, कितनी मात्रा में डाला जाए किस पर निर्भर करता है, वो जो क्षेत्र है वो कितना बर्फीला है। आप कश्मीर में हो या स्विट्जरलैंड में हो, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, कश्मीर का टेम्परेचर 100 1 सेल्सियस, ठीक है, लेह लद्दाख का, सॉरी, कश्मीर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि -5 में है, और लेह लद्दाख का टेम्परेचर कितना है तुम्हारा, -25 में है। ठीक है, तो सोचो, अब इस एथिलीन ग्लाइकान जो रेडिएटर होता है उसमें आपको कश्मीर में कम मात्रा में डालना होगा, क्योंकि बर्फ तो नहीं बनेगा, कम मात्रा में डालेंगे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम लेह लद्दाख चले गए हैं और जितना मात्रा में एथिलीन ग्लाइकान डालें उसका बर्फ बन जाएगा, तो इसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और इससे संबंधित एक सवाल आता है कि किसी बर्फीले उसमें न्यूमेरिकल में सवाल आता है कि किसी बर्फीली इलाका में हम कितने मात्रा में विलेय की मात्रा डालें कि उसमें बर्फ न जमे। ठीक है, ये बाकी तुम लोग पढ़ लेना। और अगर आपको कहीं 1 2 नंबर का सवाल पूछा जाए जिसमें पूछा जाए कि रेडिएटर में किसका उपयोग किया जाता है जल के रूप में, तो आप उसको लिखना एथिलीन ग्लाइकान होता है, वो एथिलीन ग्लाइकान का फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, और किसको हिमरोधी बोलते हैं वो भी अगर सवाल पूछे तो ये है, वे पदार्थ जो विलायक के हिमांक में अवनमन उत्पन्न करते हैं हिमरोधी या एंटीफ्रीज कहलाते हैं। एथिलीन ग्लाइकान सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला क्या है, तुम्हारा हिमरोधी पदार्थ है। ठीक है, हिमरोधी मतलब उसको बर्फ बनने से रोकता है। ठीक है, ये केवल नॉलेज के लिए यस आपको दो सर। चीज पता होनी चाहिए, हिमांक में अवनमन का 2 उपयोग है, एक तो भाई नमक का छिड़काव करना, और दूसरा रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकाल को डालना। बाकी चीज अपने सीख के लिख सकते हो, ये इसमें याद करने वाला कोई चीज नहीं है। और ये एथिलीन ग्लाइकान का फॉर्मूला ऐसे डाल दिया गया है कि आपके माइंड में आए करके, ये याद नहीं रखना है तुमको। ठीक है, ओके। फिर आता है आपके लिए यस सर। मोललता। ठीक है, कि आपको अब इकाई पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इकाई। तो इकाई में ना तुमको ना केवल और केवल इसको याद रखना है, कहाँ पर लिखा है इकाई, ये इतना होता है। ठीक है, केल्विन केजी प्रति मोल। आपको पूछा जाए मोलल उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक का इकाई पूछा जाए, तो आपको इतना ही बताना है कितना होता है, केल्विन किलो प्रति मोल। ठीक है, ये तुमको सीधा सीधा याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तब आपको, एक मैं बंद करके आता हूँ। केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, अगर नहीं याद होता है तब हम ये वाली इक्वेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमको इनडायरेक्टली क्या मिलता है, जब भी हम लोग ना मोलर स्थिरांक या फिर हिमांक स्थिरांक निकालते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलता है डेल टी बाई एम। ठीक है, डेल टी बाई क्या मिलता है, एम, टेम्परेचर में परिवर्तन बटे क्या होता है, मोलरता। तो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, अन सेल्सियस से या फिर मोलरता से। ठीक है, या हम टेम्परेचर को किससे शो कर सकते हैं, केल्विन से। और मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, मोल प्रति केजी। ये होता है ना, मोल प्रति केजी, तो इसी को फिर इकाई के रूप में लिखा जाता है। देखो ये तुम्हारा केल्विन है, मोल और केजी पूरे के पूरे नीचे चले जाएंगे। ये देखो ये केजी बट्टे में है, तो बट्टे वाला ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या होगा तुम्हारा केल्विन केजी, और ये मोल तुम्हारा नीचे रहेगा, जो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो केल्विन केजी प्रति मोल होता है। निकाला कैसे गया है उसका इक्वेशन लिख दिया गया है। ठीक है, टी एफ डेल टी दोनों में टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, क्योंकि अगर हम के भी लिखे तो यहाँ पर बी लिखते हैं, के एफ लिखे हैं तो एफ लिखते हैं, लेकिन दोनों में है क्या, तुम्हारा टेम्परेचर में परिवर्तन ही है वो, और कुछ चीज होता है क्या।
ठीक है। और चूंकि इसको आप यस इसको सर। ये उसका नापने का तरीका क्या होता है, अन सेल्सियस या होता है तुम्हारा केल्विन। ठीक है, ये होता है मोल प्रति केजी, तो केजी ये सब चेंज होगा, ये तुमको याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या आता है तुम्हारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्यों मोल पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना मोल डालोगे उसमें क्या होता है, उसकी हिमांक में या तो अवनमन होता है, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन होता है, और हिमांक में क्या होता है, अवनमन होता है। इसकी गणना करेंगे तो ये इसकी इक्वेशन समझा दिया गया है कि जो पानी होता है प्योर, प्योर पानी का हिमांक होता है। देखो प्योर पानी का क्या होता है तुम्हारा हिमांक पॉइंट क्या, या उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कितना होता है, 1.86 केजी पर मोल होता है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0.52 केजी पर मोल होता है। और आपको पता है कि के एफ की वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा ज्यादा होता है, के बी से। के एफ की अगर स्थिरांक की बात करें ना, तो के एफ की वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, और के बी की वैल्यू क्या होता है, कम होता है। और इन्हीं को फिर ये ऊष्मागतिकी सिद्धांत है, ये पेपर में पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो, पेपर में ये ज्यादातर यस पूछा नहीं सर। जाता। ठीक है, तो यस के पी सर। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ए में क्या है उसका आणविक द्रव्यमान, ए में क्या है तुम्हारा आणविक द्रव्यमान, आर क्या होता है तुम्हारा गैस नियतांक, टी बी क्या है तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन का वर्ग होता है ये स्क्वायर, बाई क्या होता है 1000, और ये डेल एच क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर लिखा है डेल एच क्या होता है, विलायक के वाष्पन की मोलर एंथैल्पी। डेल एच क्या होता है तुम्हारा, मोलर एंथैल्पी होता है ये। ठीक है, इसी को चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। और ये डेल वी क्या होता है तुम्हारा, हेटेंट एनर्जी होता है। डेल वी क्या होता है, ये दोनों फॉर्म लिख दिया गया, ये पहला फॉर्म है और ये दूसरा फॉर्म है, एलवी, हेटेंट एनर्जी बोलते हैं ना, चेंज इन द लिक्विड टू गैस। ठीक है, ये डेल वी एलवी क्या है, समझ आ रहा है, एलवी क्या है, आपको पता है कि बी है ना, आपको क्या पता है कि जो आप पानी लिए हो वो कौन से अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में पानी लिए हो। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से देखना ना, ये एलवी किसको बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, चेंज इन द लिक्विड टू गैस फॉर्म में, या क्या बोलते हैं, वाष्प दाब की मोलर गुप्त ऊर्जा बोलते हैं। तो देखो आप क्या ले रहे हो, पानी, पानी कौन से फॉर्म में होता है, द्रव में। ठीक है, आप इसका क्या बनाओगे, वाष्प, क्या बनाओगे, वाष्प। वाष्प कौन फॉर्म में होता है तुम्हारा, गैस, यही होगा ना। ये तुम्हारा पानी जो होता है तुम्हारा द्रव होता है, और जो वाष्प होता है वो क्या होता है तुम्हारा, गैस होता है। तो द्रव को गैस में चेंज करोगे, द्रव को किस में चेंज करोगे, गैस में चेंज करोगे, तो कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा या तो मुक्त होगा या तो प्राप्त होगा। तो जितनी मात्रा में ऊर्जा या तो मुक्त होता है या प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोलर गुप्त ऊष्मा, लेटेंट एनर्जी बोलते हैं या लेटेंट हीट बोलते हैं। आपको पता है ना, देखो ठोस में जो कण होते हैं वो क्या, द्रव में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और गैस में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ये, दूर दूर। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा मात्रा में होगा और यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, कम मात्रा में होगा। और इसमें जितनी भी एनर्जी मुक्त होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये वाला फिर वही इक्वेशन है, ये ए में क्या होगा तुम्हारा, विलेय का आणविक द्रव्यमान, ए लिखा मैंने विलायक का आणविक द्रव्यमान, आर क्या होगा तुम्हारा गैस नियतांक, टी एफ स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा हिमांक, हिमांक में अवनमन वाली पॉइंट है या परिवर्तन है। ठीक है, ये एच, डेल एच क्या है तुम्हारा, विलायक की मोलर गलन उष्मा है। अब ये जो इतनी पॉइंट होता है डेल एच, और ये एम, इतने पॉइंट को, ये इतने को क्या बोला जाता है, एल एफ। देखो यहाँ पर भी ना ये एम और इतने को डेल एच बाई एम बाई डेल एच इक्वल टू होता है एलवी। उसी प्रकार एम बाई डेल एच वेपर का मतलब क्या होगा, एल एफ। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, आप द्रव को किसमें चेंज करते हो, द्रव को ठोस में चेंज करते हो, द्रव को किसमें चेंज करते हो, ठोस में। तो आपको पता है द्रव के कण थोड़ा दूर पास पास होते हैं और ठोस के कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो इसमें भी एनर्जी क्या होता है, मुक्त होता है या ग्रहण करता है। तो इसमें जितनी एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये केवल और केवल ऊष्मागतिकी सिद्धांत है। ठीक है, पेपर में उतना उपयोगी नहीं है, ये ऊष्मागतिकी सिद्धांत को समझाता है ये। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ ले रहना है और ये रिलेशन याद रख ले रहना क्या क्या बोला है।
यहाँ डेल एच इज इक्वल टू एल वी होता है जब आप क्वथनांक की बात करते हो, और हिमांक की बात करते हो तो डेल एम एच डेल एम ए डेल एच इज इक्वल टू एल एफ होता है। और एल वी और एल एफ क्लियर हो गया कि आप ये द्रव है, द्रव को आप गैस में चेंज करोगे तो आप वहां पर क्या लिखोगे, एलवी लिखोगे, ठीक है। और द्रव को आप ठोस में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे आप, डेल एफ या एल एफ लिखोगे, ठीक है। चेंज लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। हेलो, नहीं आए क्या समझ यस रही, सर। ठीक है। इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, और पेपर की दृष्टि से उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी था तो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। बुक में है, हम लोग जिसमें पढ़ते हैं, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। के एफ की वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, के बी की वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसको समझोगे कैसे कि के बी बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है तुम्हारा लेटेंट हीट एनर्जी, ठीक है। ये और एफ है और ये एल एफ। अब देखो एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होता है। अब ये समझिए कैसे हो रहा है। अगर मैं केबी बोलूं तो पानी का होता है 100 अंश सेल्सियस, होता है कि नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, केबी मतलब वही हुआ ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस। और के बोलूं कितना होता है, 0 होता है। एलवी अगर मैं बटे करूं तो कितना आएगा, एलवी की वैल्यू मैं निकालूं, यहां रखूं, इसको यहां रखूं तो 1/100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/100। ध्यान से देखो कैसे कम हो रहा है और कैसे ज्यादा हो रहा है उसको, ठीक है। कभी पूछ दिया तो भाई आप ऐसे देखोगे समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि एल एफ की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए, लेकिन वो स्थिरांक की बात कर रहा है। के एफ की बात नहीं कर रहा है, टी एफ की बात नहीं कर रहा है, के एफ की बात कर रहा है, स्थिरांक है। और टी बी की बात नहीं कर रहा है, के बी का बात कर रहा है। होता क्या है देखो ध्यान से, ये 100 अंश सेल्सियस, ये 0 अंश सेल्सियस, इसको यहां पर लेके जाए, यहां पर लेके आए तो क्या होगा, एलवी इज इक्वल टू होगा, अगर मैं बात करूं तो 1/100। कितना होगा, 1/100। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा पॉइंट, ठीक है, 001, ठीक है। यहां पर कितना है तुम्हारा, एलएफ को यहां पर लेके जाए, यहां पर लेके आए तो क्या होगा, एलएफ इज इक्वल टू होगा 1, क्या होगा, एल 1/0। और किसी को 0 से वैल्यू करें तो उसकी वैल्यू 1 आता है, आपको पता है। तो देखो इसकी वैल्यू घटा कि नहीं घटा, पॉइंट में आ रहा है, जबकि इसकी वैल्यू पूरा का पूरा एक अंक में है 1। तो इस कारण हम क्या बोलते हैं कि के एफ और के बी की वैल्यू, सॉरी के एफ की वैल्यू, ठीक है, जो स्थिरांक की वैल्यू होता है ज्यादा होता है, और के बी की वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, कम होता है, स्थिरांक की वैल्यू, ठीक है। मोलल स्थिरांक या हिमांक स्थिरांक, इनकी वैल्यू में ये अंतर आता है, ठीक है। तो बाकी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना तुम लोग, अलग अलग वैल्यू लिखा है, ठीक है। और हीट एंड को ये समझा रहा था, आप ये लिक्विड है, इस लिक्विड को जैसी गैस में चेंज करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, एलवी, लेटेंट हीट वेपराइजेशन, उसको वेपर में चेंज करो, वी फॉर होता है वेपराइजेशन, वेपर में चेंज करोगे ना लिक्विड को, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, फ्रीजिंग, एलएफ, आप लिक्विड को किस में चेंज करो, तुमको सॉलिड में, ठीक है। तो ये चीज होता है, ये होता है एलएफ, क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। आप लिक्विड को ठोस में चेंज कर रहे हो और लिक्विड को यहाँ पर गैस में चेंज कर रहे हो, ये दोनों में जितनी एनर्जी मुक्त होती है उसको एलएफ या एलबी बोलते हैं। ये स्थिरांक आप लोग याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आया ये संबंध समझ आया, केवल याद बस रख ले रहना इसको थोड़ा सा, ये वाली वैल्यू को। जब कभी हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि उष्मागतिकी सिद्धांत बताइए, तो ये उष्मागतिकी सिद्धांत आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है। केवल ये वैल्यू ही लिखना है आपको, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है। एम एच बटे होता है एलवी, और यहाँ पर एम डेल एच इज इक्वल टू होता है एलएफ, ठीक है। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, ये तुमको स्थिरांक, ये जो ये हो ना, इकाई आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप मैथ से बनाओगे मोलल स्थिरांक या मोलल अनमन का, तो ये वाली वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा इकाई के रूप में, केल्विन केजी प्रति मोल। हेलो, हो कि नहीं हो रही, सर। हाँ है सर। हो ना। कितने मिनट बचे हैं, एक ही चीज खींच दिया लग रहा है। अब आता है हमारे पास प्रासवन दाब, चौथा टॉपिक है। 10। 10 मिनट बचे हैं ना। प्रासवन दाब, ठीक है, प्रासवन दाब किसे कहते हैं, तो इसके लिए समझना होगा एक विसरण किसे कहते हैं, ठीक है। आप घर में सब सेंट वेंट यूज करते हो ना, जैसे आप स्प्रे मारते हो सेंट को तो पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैल जाता है। सेंट के जो अंदर होती है ना, उसकी सांद्रता क्या होता है, ज्यादा होता है, और बाहर जो एयर होती है उसकी सांद्रता क्या होता है, कम होता है। तो कम किसी भी होता है। चीज का
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना या प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण। किसी भी द्रव्य या किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह को या स्वतः प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म्स आता है, स्वतः प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ज्यादा सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले कम सांद्रता विलयन की ओर होने वाली विलेय के, यहाँ पर लिखा है ना, विलेय के अणुओं का श्वेता प्रवाह की घटना को क्या घटना जिसमें पूरे विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है? एक समान हो जाता है, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो चीजें हैं उसकी सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पर कम सांद्रता है, तो जैसे ही डालते हैं तो घुलने लगता है और घुलने के बाद एक समय बाद ऐसे होता है कि ये साम्य अवस्था में आ जाता है, पूरी की पूरी साइड समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। पूरे विलयन का सांद्रता, देखो यहाँ पर चीजें जो लिखा है वो समझना अच्छे से, ठीक है? क्या लिखा है? स्वतः प्रवाह की घटना जिसमें पूरे विलयन की का सांद्रता क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। तो देखो ये एक विलेय है, इस विलयन पर हम लोग उसको डाल रहे हैं, तो पहले शुरू में तो कम मात्रा में घुलेगा, लेकिन अगर कुछ समय उसको छोड़ दें तो पूरी विलयन पर समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। और ये स्वयं से हो जाता है, किसी भी प्रकार का हमको करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे आप लोग और इमेजिन करना हो तो कर सकते हो कि आप पानी लेना, पानी में जो स्याही आता है ना, पहले जो आता था स्याही जो पैड वैड में डालते हैं, उसको डाल के देखना, तो धीरे धीरे करके क्या करेगा, आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी वो जो स्याही होता है वो पूरे पानी में सब साइड क्या होता है? बराबर मात्रा में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ये जो क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाता है। ठीक है, तो विसरण केवल समझने के लिए था, हमारे लिए समझना जरूरी है प्रासरण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप विसरण को समझोगे तब प्रासरण समझोगे। विसरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के कणों का क्या होता है? प्रवाह होता है। फिर आता है हमारे पास प्रासरण, और प्रासरण को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। किसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली? हेलो, किसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली? किसी को पता है क्या? सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें चयनात्मक छिद्र होते हैं। इसमें क्या होता है? जो ये देखो यहाँ पर शो कर रहा है, एक झिल्ली शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये झिल्ली है। और ये अगर ये झिल्ली को समझना तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो स्किन का जो लास्ट लेयर होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा कार्य करता है। अंडा अगर खाते हो तो छीलोगे ना तो सबसे पहले जो पतला सा लेयर निकलता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा कार्य करता है। और जो भी पेड़ होता है ना, पेड़ के पत्ती को छीलोगे, अच्छे से छीलोगे ना तो एकदम सफेद वाली जो चीजें आती है, एकदम जो सफेद सफेद दिखाई देता है ना, वो भी क्या होता है? आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। क्लियर है? इसमें यस सर, बहुत अंदर पे दिखाई देता है वही ना? हाँ, मतलब हम लोग हाथ को छीलेंगे ना, कहीं पतले से तो ऊपर में सफेद जैसा दिखाई देता है कवर से। ठीक है, अंडा को छील के देखना, एक सफेद लेयर मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अर्धपरागम्य छिद्र। ठीक है, तो ये होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको प्रासरण समझना, और प्रासरण बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के नहीं समझ सकते हैं। इसमें चयनात्मक छिद्र होते हैं। ये देखो ये झिल्ली दिखाई दे रहा है, इसमें आपको छिद्र दिख रहा है, देखो बीच में होल टाइप से दिख रहा है। इसमें चयनात्मक छिद्र होता है जो विलायक के कणों को अपने से होकर जाने देता है। आप इमेजिन करो ये पानी है और पानी में आपने क्या डाल दिया है? शक्कर डाल दिए हो, शक्कर डाल दी हो। पानी आपका क्या है? विलायक है, और शक्कर क्या है? आपका विलेय है। ठीक है, इसमें जो विलायक के कणों को अपने से होकर जाने देता है, क्योंकि विलायक के कणों का आकार क्या होता है? आकार छोटा पार कर जाता है, जबकि विलेय के कण का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, पार नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत क्या होता है? इसमें ना छिद्र होते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर छिद्र दिख रहा है, यहाँ पर छिद्र दिख रहा है। और इस छिद्र का खासियत होता है कि विलायक के कण को अपने से होकर जाने देता है, जबकि विलेय के कण को जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि जो विलायक के कण होते हैं इनके छिद्र को इन छिद्र के कण के साइज के बराबर, छिद्र के साइज के बराबर होते हैं, जबकि विलेय के कण क्या होते हैं? इन छिद्र के साइज से आकार क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े होने का इसको क्रॉस नहीं कर पाता, केवल और केवल विलायक के कण ही क्या कर सकता है? क्रॉस कर जाता है। और क्रॉस करने के बाद अगर हमने दो चीज डाला है, देखो यहाँ पर सॉल्ट वाटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पर? सॉल्ट वाटर, ये लिखा है सॉल्ट वाटर, और इधर क्या है तुम्हारा? फ्रेश वाटर। तो अगर इस पर अब इसमें थोड़ी सी अगर हम प्रासरण, अच्छा, और प्रासरण कब होगा? प्रासरण की क्रिया श्वेतन नहीं होगा, उसको बाहर से आप प्रेशर दोगे, बाहर से क्या दोगे? प्रेशर दोगे।
प्रेशर देने पर ये जो विलायक के कण हैं वो इस छिद्र को क्रॉस करके दूसरा साइड जाएगा। विलेय के कण के आकार बड़े होने के कारण इस छिद्र को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रासरण के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो आपको चाहिए अर्धपारगीय झिल्ली, और दूसरा विलायक के कण को अर्धपारगीय झिल्ली से क्रॉस कराने के लिए आपको बाहर से दाब देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर टर्म्स में लिखा है प्रासरण दाब। क्या लिखा है? प्रासरण दाब, इसी को समझना है। ठीक है, तो प्रासरण की क्रिया को कराने के लिए आपको दाब देना होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखते हैं प्रासरण किसे कहते हैं। शुद्ध विलायक या तनु विलयन से, शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगीय झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का श्वेता प्रवाह क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सॉल्ट वाटर है, ये तुम्हारा क्या है? सॉल्ट वाटर। इधर ये देखो, ये पानी है, जो ये लिखा है ना H2O ही समझा रहा है, वो ऑक्सीजन बड़ा है, पानी है, और ये किसको समझा रहा है तुमको? नमक के कण को। ठीक है, अब क्या करोगे, ये और ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन कैसा होता है देखो, बीच बीच में क्या होता है? छिद्र होता है। अब ये तुम्हारा पानी है, इसकी सांद्रता तुम्हारा कम है और इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। पानी में जब कोई शक्कर के नमक की कण घोलोगे, उसकी सांद्रता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब यहां से आप इसको दाब दोगे। दाब देने पर ये जो पानी के कण है या विलायक के कण है, वो कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है? प्रवाह करता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। क्लियर है? हेलो, कितने लोग थे और कितने लोग भगे हैं? इनको क्या क्लास समझ नहीं आता है कि पूरा रोटी खाना है? हेलो, माइक चालू करो। प्रासरण समझ आया सबको? ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर दाब देने पर कम सांद्रता से विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो प्रवाह होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। प्रासरण, प्रासरण में क्या होता है? प्यूरिटी से वो इम्प्यूरिटी की ओर बढ़ता है। देखो, पानी आपका शुद्ध है और जो सॉल्ट वाटर है वो अशुद्ध है। समझ रहे हो ना? समुद्र का जो पानी होता है वो अशुद्ध होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा? सॉल्ट वाटर। तो प्यूरिटी से वो इनप्यूरिटी की ओर जाता है, शुद्धता से वो अशुद्धता की ओर जाता है, और सॉल्वेंट की मात्रा घट के किसकी ओर जाता है? विलयन की ओर जाता है। ये चीज याद रखना। ऑस्मोसिस में क्या होता है? प्यूरिटी से वो इम्प्यूरिटी की ओर मूव करता है, और सॉल्वेंट से वो सॉल्यूशन की ओर मूव करता है। फिर आता है प्रासरण दाब किसे कहते हैं। मेरे को कुछ काम है, इसलिए मैं क्लास आज यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है? यस।